जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे भाई कंप्यूटर बहनों का, कंप्यूटरों का सबका स्वागत है। जितने भी मेरे भाई बहन कंप्यूटर्स हैं सब लोगों का मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आ जाइए, आप लोगों का ये लक्ष्य बैच है जिसके अंतर्गत मैंने हिंदी सुपर सीरीज स्टार्ट किया है उसी में, और आप लोगों का सबका स्वागत है तहे दिल से। आप सब लोग आ जाइए और देखिएगा, ज़बरदस्त क्वेश्चन में यूपी ट्रिपल एससी हो, पैट का एग्ज़ाम हो आपका, या अदरवाइज आपका यूपीएसआई, यूपीपी है ना, या तो आपका आरओ का भी जो पोर्शन इसमें दिया गया है उसमें से कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने लिया है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल ये वीडियो होने वाला है। सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और सब लोगों से ये निवेदन करूंगा कि वीडियो पूरा जरूर देखा करिए, और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उन लोगों से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर कर दें, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है तो आप तक आराम से पहुंच सके आसानी से। ओके, चलिए बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा सीरियस होकर के वीडियो पूरा जरूर देखा करें। ओके, चलिए कंटिन्यू। और अगर आपकी कोई समस्या है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी बात को जरूर शेयर किया करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और कमेंट भी किया करिए, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने सबसे पहले दिया गया। क्या दिया गया इसको ध्यान से देखिएगा। कहता है अपकार का उपकार से वही संबंध है जो आवाहन का किससे है। अब बताइए, जैसे कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, गणपति जी का आवाहन किया गया तो पूजा पाठ होता है ना, कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु ते सर्व कार्येषु सर्वदा, बोलते हैं ना। और इसी तरह से बोलते हैं, देखिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांताकारं भुजंगै शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनमेघ शुभांगं लक्ष्मीकान्ते कमलनयनं योगिविरधागमन्यं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथं। तो ये क्या है, आवाहन करते हैं ईश्वर का, और जैसे किसी का आवाहन करते हैं तो उसको जस्ट उसका अपोजिट क्या हो जाएगा। जैसे किसी के साथ आपने क्या किया, अपकार किया है तो अपकार का अपोजिट हो गया उपकार। तो उसी तरह से पूछा है कि आवाहन किसी का किया तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू, किसी को बुलाया तो उसको भेज देना विसर्जन कहलाता है। जैसे कहते हैं कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो तोता करो पयान, कहा जाता है ना। तो इसीलिए कहा गया कि जो जहाँ से आए हो तोता करो पयान। विसर्जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका अपकार का उपकार होगा तो वही संबंध आवाहन का किससे हो जाएगा, विसर्जन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पर दिया है अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध, उत्सर्ग का मतलब होता है बाबू त्याग करना या त्याग देना, ठीक है। उत्सर्ग का मतलब तो बताइए, दशा से है, संप्रदाय से है, अवस्था से है या दान से है। तो त्याग करना समानार्थी पूछा, अनेकार्थी मतलब उसका समानार्थी होना चाहिए, तो ये दान हो जाएगा। त्याग देना मतलब धन को किसी को दे देना, दान दे देना। तो उत्सर्ग क्या हो जाएगा, दान करना हो जाएगा। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। अब ये ध्यान से सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगले को। कहता है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। आप बताइएगा सकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है। मजदूर पेड़ के नीचे बैठा बहुत देर से बैठा है, ठीक। आगे किसान हल से खेत जोत रहा है, भाई ये तो सकर्मक क्रिया है, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, ये भी सकर्मक क्रिया है। 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, ये भी सकर्मक क्रिया है, ठीक है, ये भी सकर्मक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये इसमें अकर्मक क्रिया है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। कौन सी है, अकर्मक क्रिया है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। बैठना कोई कर्म नहीं होता, ठीक है, बैठना कोई कर्म नहीं होता। कर्म कुछ काम कर रहा हो, जैसे हल से खेत जोत रहा है, काम कर रहा है, बाजार में फल खरीद रहा है, काम कर रहा है, पुस्तकालय में किताबें पढ़ रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए, जिसमें कर्म ऐसे समझिएगा, सकर्मक क्रिया वह क्रियाएं होती हैं जिसमें किसी वस्तु का ह्रास होता है। अब जब खेत जोत रहा होता है तो उसमें क्या होता है, खेत में जुताई करते हैं तो मिट्टी पलटता है
है ना। इसी तरह से वो बाजार से फल खरीदे, बाजार में फल कम होगा, उसके घर आएगा, वो खाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा, किताब को जब बार बार आप पढ़ेंगे तो किताबें पुरानी हो जाएंगी, फट जाएंगे। तो मतलब सकर्मक क्रिया जो होती है उसमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि उसमें ह्रास होता है किसी भी वस्तु का। ठीक है, चलेगा। आगे देखिए यहां पर क्या दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर इसको पढ़ेंगे अगला। बोलता है प्रकंपित ध्वनि है। अब बताइए प्रकंपित ध्वनि कौन सी होती है। अब आपको बताना है जो कांपती हुई निकलती हो। ला, आप पर इसमें क्या क्या दिया है, या में क्या कोई मतलब कंपन हो रहा है आपके मुंह के अंदर। ध्यान से बोल के देखिएगा, पढ़ के देखिएगा। ओके, रा, जब रा बोलते हैं तो यहां पर क्या होता है, कंपन होता है। ये जो आपके जीव है वो आपके दांत से टकराती है और अंदर से वायु निकलते जिससे जीवा कांपती है। ध्यान से समझिएगा, इसको प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। रा, जब रा बोलते हैं तो अंदर से वायु आती है और जीभ में टकराती है तो जीभ में कंपन होता है। इसे लुंठित शब्द भी कहा जाता है। रा क्या होता है, लुंठित शब्द या प्रकंपित शब्द कहा जाता है, लुंठित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लुंठित कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, है ना, रा हो जाएगा। ओके, चलिए। अब अगर कोई आपसे पूछे वाह क्या होता है, ये दंतोष्ठ होता है। क्या होता है, दंतोष्ठ होता है, ये वाह हो जाता है, दंतोष्ठ आपका वाह हो जाता है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिएगा, यहां पर जबरदस्त क्वेश्चन है। दोहा के असंगत चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। अब दोहा के असंगत चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं तो देखिएगा। पहले कहा गया ना कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब भय बिन होए न प्रीत। मतलब समुद्र को भगवान श्री राम जब रास्ता मांग रहे थे उस समय ये दोहा आया था। और देखिएगा उसमें क्या होता है कि जो विषम क्या दिया है, असंगत चरणों में, तो इसमें होता क्या है कि सम में 11 होती हैं और विषम में 13 होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, सम में क्या होती हैं, सम में 11 होती हैं और विषम क्या गड़बड़ हो गया, दोहा के असंगत चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या होगा इसमें, जवाब दीजिएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा बताइए। तो मैंने कहा जो विषम होता है 13 होती है और सम में क्या होती है 11 होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये दोहा होता है, दोहा में जो विषम होता है उसमें 13 और सम में क्या होती हैं 11 मात्राएं होती हैं। जस्ट इसी को अगर आप उलट दो तो सोरठा बन जाता है। इसी को आप उलट दो तो क्या बन जाएगा, सोरठा। मतलब इसमें विषम में 11 हो जाएंगे, सम में 13 हो जाएंगे तो मात्राएं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है सोरठा। तो दोहा हो गया, सोरठा हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है। तो आज अष्टछाप क्या है, 8 पुस्तकें हैं, 8 कवि हैं, या 8 भक्तियां हैं, या 8 भजन हैं। अब आप लोग इसको बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे तो ये 8 कवियों का समूह है। 8 कवियों के समूह को ही अष्टछाप कहा जाता है। 8 कवियों के समूह को ही अष्टछाप कहा जाता है। इसकी स्थापना वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठलनाथ ने किया था। इसकी स्थापना किसने किया था, वल्लभाचार्य और इनके जो पुत्र थे विठलनाथ ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, स्थापना किया था, याद रखिएगा। इसमें 8 कवियों का समूह कहा जाता है। कितने कवियों का समूह है, 8 कवियों का समूह है, अष्टछाप कहा जाता है इसको। 8 कवियों को, इसमें अब जगह नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चलो देख लो, यहाँ पर आप लोग देख लो, है ना, यहाँ पर देख लो 8 कवि कौन कौन से हैं। नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ, 8 कवियों के विषय में बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। सबको नोट कर लीजिएगा।
इसमें कौन कौन से लोग आते हैं आप सभी लोग नोट कर लेंगे भाई, एक बार नोट कर लीजिएगा सब लोग। 8 कवि आते हैं इसमें, देखिएगा कौन कौन है। तो सबसे पहले कुंभल दास, कुंभन दास, फिर है सूरदास। नोट डाउन प्लीज, ये अष्टछाप कवि हैं। सूरदास, फिर कृष्णदास, कृष्णदास हो गए। कृष्णदास के बाद आपके हो गए परमानंद दास, परमानंद दास, है ना। छठे 5वें नंबर पे आपके कौन हो गए? गोविंद स्वामी। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, गोविंद स्वामी, और नोट कर लीजिएगा, ठीक है सभी लोग। गोविंद स्वामी हो गए। गोविंद स्वामी के बाद हो गए छीत स्वामी, छीत स्वामी हो गए, 6 हो गए। और इसके बाद नंददास और चतुर्भुज दास है आते हैं। नंददास और कौन आते हैं? चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। ये 8 कवि हैं, ध्यान से देखिएगा। इन्हीं को अष्टछाप कवि कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। इसको की दिया कौन था? विठलनाथ और बल्लभाचार्य के द्वारा स्थापना किया गया था, और इन्होंने 8 कवियों को इसमें शामिल किया गया था। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये आपने इसको पढ़ लिया। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा ध्यान से। उच्चारण की दृष्टि से वह है, मैंने अभी अभी तो बताया आपको, उच्चारण की दृष्टि से वह क्या होता है? उच्चारण की दृष्टि से वह है, वह क्या है? कंठ तालव्य है, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है, या ओष्ठ है, या दंतोष्ठ है? तो बाबू वह क्या होता है? ये वह होता है दंतोष्ठ। मैंने आपको बताया दंत और ओष्ठ की सहायता से वह बोला जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो ध्यान से। मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द कौन सा है? मिनट का समानार्थक हिंदी शब्द कौन सा है? कार्यवृत्त, टिप्पणी, कार्यालय ज्ञापन या निविदा? तो ये होता है जो मिनट्स का समानार्थक शब्द होता है वो कार्यवृत्त हो जाता है। मतलब जो समय को आपको बताती है घड़ी, ये कार्यवृत्त कितने घंटे काम किए, उतने घंटे काम किए, वो पूरा एक 360 डिग्री में पूरा चक्कर लगाती है। इसी को हम मिनट्स कहते हैं, टाइम कहते हैं, कार्यवृत्त कहते हैं। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगले में चलेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से देखिएगा। चलो बताओ, बोलता है हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? करी, ये तो होता है। नाग, ये भी होता है हाथी का। मतंग, ये भी होता है। पुंडरीक, ये नहीं होता, पुंडरीक नहीं होता मेरे दोस्त। पुंडरीक सफेद कमल को कहा जाता है, सफेद कमल को कहा जाता है पुंडरीक, ठीक है। सफेद कमल को पुंडरीक कहा जाता है, ध्यान से देख लीजिएगा अच्छे से। सफेद कमल को ही पुंडरीक कहा जाता है। ओके, चलेगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब देखिए, प्रत्यय उपसर्ग तो आपको पता होना चाहिए कि जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के पहले लगता है, और जो बाद में लगता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाद का पूछा है, गवैया में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो या प्रत्यय है, एया प्रत्यय है, या प्रत्यय है, एया प्रत्यय है। तो बताइए गवैया में कौन सा प्रत्यय होगा? ध्यान से अच्छे से पढ़ के इसका सभी लोग जवाब करेंगे मेरे मित्र। जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग इसको अच्छे से पढ़ के इसका जवाब करिएगा। सब लोग जवाब करेंगे भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका जवाब हो जाएगा एया। देखिए गा धातु है, गा धातु में एया जो है लग गया, ये कृत प्रत्यय होता है, तो कृदंत प्रत्यय बन जाता है हिंदी में। तो ये गवैया बन गया, तो गा धातु में कृत प्रत्यय लग गया, तो ये गवैया बन गया। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला, ध्यान से देखेंगे इसको। सुंदरी छंद, ध्यान से देखना। सुंदरी छंद में कितने वर्ण होते हैं? 25, 28, 27, 26। तो सुंदरी छंद में कितने वर्ण होते हैं मेरे दोस्त? कमेंट करके सभी लोग जवाब करेंगे। सुंदरी छंद में कितने शब्द होते हैं बताइएगा, सब लोग कमेंट नाउ तुरंत करिएगा। तो सुंदरी छंद में जो होते हैं वो 25 शब्द होते हैं। कितने होते हैं? 25 शब्द पाए जाते हैं, ठीक है। ओझरी की झोरी कांधे
आतन की सेल्ही बांधे, मुंड को कमंडल खपर कियो कोरी के। निम्न पंक्तियों में, हाँ इसको ध्यान से पढ़िएगा, निम्न पंक्तियों में अब आपको रस बताना है। ओजरी की झोरी कांधे, आतन की छेलही बांधे, सिलही बांधे, मुंड को कमंडल खपर कियो कोरी कै। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? तो बताइएगा, क्या यह भयानक रस है, क्या यह विभत्स रस है, क्या यह वीर रस है या रौद्र रस है? तो विभत्स रस है ये बाबू। क्या होगा? विभत्स रस है। अब इसी तरह के आतन वातन की बात कहाँ करेगा? विभत्स में करेगा। जिस चीज से आपको घृणा हो, है ना, उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं विभत्स रस बोलते हैं। अब बताओ, ओजरी की झोरी कांधे में, आतन की सेली बांधे, मुंड को कमंडल खपर कियो कोरी के। तो यहां पर तो ये मुंडमाला की बात कर रहा है, तो ये भया आपका विभत्स रस हो जाएगा, घृणा का पात्र हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, कहता है लाला का अन्य लिंग रूप क्या है? लाला का अन्य लिंग रूप क्या है? तो लालाइन हो जाएगा, ललाइन हो जाएगा, ललाइन हो जाएगा या लालाई हो जाएगा? तो बताइएगा, तो लालाइन हो जाएगा कि ललाइन हो जाएगा? बताइए सब लोग। यहाँ पर 2 को मैंने हटा दिया, चलो 2 को मैंने हटा दिया, अब 2 में आपको छाट के बताना है। तो लालाइन हो जाएगा, ललाइन हो जाएगा? बताइए, लाला का अन्य लिंग रूप, लाला तो पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग आपको बताना है। तुरंत क्विक आप लोग कमेंट अपना करके जवाब दीजिएगा। सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सेकंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ललाइन हो जाएगा। आगे देखो, विलोम शब्द युग्म नहीं है। अब बताओ, मर्षण कोमल, उन्मूलन रोपण, आबाद बर्बाद, अभिज्ञ अनभिज्ञ, इसमें कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। सब लोग इसका जवाब दे भाई, सभी मेरे मित्र जवाब देंगे। बताओ, युग्म नहीं है तो यहां पर मृषण और कोमल नहीं होता, क्योंकि कोमल और कठोर होता है। उन्मूलन किसी चीज के करेंगे तो फिर रोपण भी करेंगे, आबाद करेंगे तो उसको बर्बाद भी किया जा सकता है, अपोजिट है। अभिज्ञ है तो अनभिज्ञ हो सकता है, मतलब आप जानते हैं तो आप अनजान बन सकते हैं। लेकिन ये मृषण भी उसी तरह से कमजोर होता है, कोमल भी होता है, तो कोमल का कठोर होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ने युक्त शुद्ध वाक्य बताइएगा। ने युक्त शुद्ध वाक्य बताइए। ने युक्त शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैंने चाय खुद बनाई है, मैंने चाय बनाया था, मैंने चाय बनाई है, मैंने चाय बनाया है। अब आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा? बताइए, सभी लोग बताइएगा। मैंने चाय खुद बनाई है, मैंने चाय बनाया था, मैंने चाय बनाई है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों पता है? क्योंकि मैंने चाय बनाई, मैंने चाय खुद बनाई है, ये क्या हो जाता है? मतलब आप तो ही हैं, फिर से आप अपने आप को ही संबोधित कर रहे हैं, खुद बनाई। मैंने चाय बनाया था, है ना, मैंने चाय बनाई है। तो याद रखिएगा, मैंने चाय बनाई है। ओके, आगे देखिए, लघुर्म में कौन सी संधि है? अब आपको बताना है लघुर्म में कौन सी संधि है। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा? लघु प्लस ऊर्मी, है ना, लघु प्लस ऊर्मी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? लघुर्मी बन जाता है, लघुर्मी बन जाता है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है? स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि पता है आपको, इसमें छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक है, तो ये लघुर्मी हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर एकदम? चलिएगा, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? ध्यान से, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिएगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। मतलब सुनने में एक ही तरह लगता है लेकिन वो भिन्न है। देखिए, शाम संध्या ये तो एक ही हो गया, संसार और जगत एक हो गया, दिन और दिवस एक ही हो गया,
लेकिन वो भिन्न भी हैं और श्रुति सम है, सुनने में एक तरह है। अपेक्षा और उपेक्षा, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल 101% आपका ये आंसर सही है, ठीक है, याद रखेंगे। श्रुति सम मतलब सुनने में एक ही तरह लग रहे हैं, लेकिन दोनों आपस में क्या है, विपरीत हैं, भिन्न है, तो ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाएगा। ओके, चलिएगा, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आगे दिया गया, दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले अंश को बताना है। दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले अंश को बताना। ए और बी सी दिया गया है, से इंगित कीजिए त्रुटि ना होने पाए विकल्प में, तो आपको बताना है। इसमें बताइए, मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, कोई त्रुटि नहीं। तो आप बताइए, फिर से पढ़ लीजिए इसको। मुख्य अतिथि आए, ठीक है, और एक फूलों की माला, एक फूलों की होता है कि फूलों की एक माला होगा भाई, एक फूलों की माला, कोई एक फूल का माला बनाकर अतिथि को पहनाता है क्या? फूलों की एक माला बनाएगा, बहुत सारे फूलों की क्या बनाएगा, एक माला बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये गलत है, इसमें होना चाहिए और फूलों की एक माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, परमार्थ का संधि विच्छेद बताना है। बताओ भाई, परमार्थ का संधि विच्छेद बताइएगा। परम प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, पर प्लस आर्थ, परमो प्लस आर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त, इसमें हो जाएगा परम धन अर्थ, परमार्थ। अब आप देखेंगे परमार्थ में माँ में से आ निकाल लीजिएगा आप, है ना, माँ का आ निकाल लीजिएगा, और इधर ये आ हई है, तो छोटा और छोटा मिलकर के क्या बन गए, बड़ा बन गए। तो पहले वो परम लिखा था, अब वो परमा लिख गया, ठीक है, परमार्थ हो गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, इसमें छोटा और छोटा मिलकर के बड़ा बने हैं, तो ये परमार्थ हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिएगा, जो पढ़ा ना जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? अपठनीय, 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 अपचनीय, तो इसमें हो जाएगा अपठनीय होता है। क्या होता है बाबू, जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अपठनीय हो जाएगा। जो पढ़ा ना जा सके, जो लिखा ना जा सके, अलिखनीय मतलब अपठनीय, आप समझ लीजिएगा, जो पढ़ा ना जा सके उसे हम अपठनीय कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है, कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिएगा। अब अपूर्ण भूतकाल बताइएगा। रामू खाना खा रहा था, मतलब पता नहीं खा चुका कि नहीं। माँ खाना बना चुकी है, ये तो पूर्ण हो चुका है। मुझे बाहर जाना है, अभी जाना है बाद में। हम घूमने जाएंगे, तो बाबू याद रखना इसमें रामू खाना खा रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल है। क्यों? क्योंकि जब मैं आया था तब तो खा रहा था, अब खा चुका है कि नहीं खा चुका, अब ये कोई कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, क्योंकि अब पता नहीं अभी कंटिन्यू खा रहा है या तो खा चुका है, तो अभी ये कोई कंफर्मेशन नहीं, तो ये अभूत मतलब क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ओके, चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मुझे लगता है जितने क्वेश्चन दिए गए सबसे अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। कहता है निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? अब देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी को तो मिला है, महादेवी वर्मा को भी मिला है, कुंवर नारायण जी को तो 2005 में मिला है, ये तो मुझे खूब याद है, ठीक ना। और शायद सुमित्रानंदन पंत जी को कब मिला था? सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 के आसपास मिला था समथिंग, और महादेवी वर्मा को 1982 के आसपास मिला है। ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट आपको बताता हूँ, इसका सन सहित बता देता हूँ आपको। बिल्कुल सही बात है भाई, 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को मिला, महादेवी वर्मा को 1982 में, कुंवर नारायण जी को 2005 में ज्ञानपीठ मिला, और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको, अकादमी पुरस्कार मिला है, पुरस्कार। ठीक है, कब मिला है? ये मिला है 1955 में।
कब मिला है? 1955। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इन्हीं को नहीं मिला। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि संयोजक चिन्ह का एक और नाम क्या हो सकता है, बताओ। अवतरण चिन्ह कह सकते हैं, कोष्टक कह सकते हैं, समासिक चिन्ह कह सकते हैं, या काकपद चिन्ह कह सकते हैं। क्या बोलेंगे उसको? मतलब जो संयोजक चिन्ह है उसको और किस नाम से जान सकते हैं बाबू? तो उसको हम जान सकते हैं सामाजिक। देखिए जो द्वंद्व समास होता है ना, द्वंद्व समास जो होता है उसमें और जो है वो इसी समासिक चिन्ह के द्वारा जुड़ा होता है। जैसे कहा गया दिन और रात, तो जैसे यहाँ पर लिख दिया दिन रात, तो ये योजक चिन्ह का मतलब क्या हो जाता है? और अव्यय होता है। और का मतलब क्या हो गया? अव्यय से जुड़ा होता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर और से जुड़ा होता है। तो यहाँ क्या बोलेंगे इसको? दूसरा नाम इसको योजक चिन्ह को दे सकते हैं हम, समासिक चिन्ह। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे अब बाबू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिएगा। इनमें से किस लोकगीत का भावार्थ लोकगीत का भावार्थ सुसंगत नहीं है? अब बताइएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़, है ना। और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा लगता है मुझे, रुक जाओ। अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलो, मैंने कहा इसमें एक मिनट, हाँ अब देखिएगा यहाँ पर इनमें से किस लोकोक्ति का। तो अब बताइए, आंख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टि बाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ इसका क्या होगा। भावार्थ सुसंगत नहीं है, किसका भावार्थ सुसंगत नहीं है बताइएगा। सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त, सब लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंख के अंधे नाम नयन सुख, ये दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार कर रखने की जरूरत नहीं, बल्कि कहा जाता है कि जो जिसकी आपकी औकात नहीं उस कार्य को आप करने के लिए कर रहे हैं। तो मतलब अपने गुणों के विपरीत आप कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसीलिए कहा गया आंख के अंधे नाम नयन सुख। ओके, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। और पहला क्या है? मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि आपका मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल आपको मिल जाता है। ओके, चलेगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? अब आपको बताना है कौन से हैं विकल्प जिसके सभी शब्द तत्सम हो जा सकते हैं। प्रगट, नेष्ठुर, पथिक, प्रकट, प्रगट नहीं होता, प्रकट होता है। प्रीति, गीत, मीत, ना इसमें भी नहीं होगा। संकट, सकट, सहज, पुस्तक, मस्तक, लोक। अब आप बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से हम ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होना चाहिए था। आप लोग का जो आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। तो सभी लोग कमेंट करके मुझे जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी लोग जवाब दीजिएगा, मुझे तुरंत क्विक जवाब चाहिए। संकट, सकट और सहज, यही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? ये तो हो चुका है ना, ये हो गया। आगे देखिए, किस वाक्य में कर्म कारक है? यहां पर आपको बताना है किस वाक्य में कर्म कारक है। किस वाक्य में कर्म कारक है? छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, यह गोपाल की पुस्तक है, मजदूर थक कर सो गया। तो प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से द्वारा, मतलब को आना चाहिए। अब देखिए, छात्र छत को कि छत पर, ये तो आपका अधिकरण है। लड़का
पत्थर फेंकता है, लड़कों के द्वारा पत्थर फेंका जाता है। यह गोपाल को पुस्तक है, नहीं। मजदूर को थक कर सो गया, नहीं नहीं नहीं। लड़का पत्थर फेंकता है, क्या हो जाएगा, लड़का पत्थर फेंकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें कर्म कारक है, पत्थर फेंक रहा है लड़का, मतलब बैठा है तो यह कर्मक क्रिया हो जाएगी, कर्म तो होगा नहीं। लड़का पत्थर फेंकता है, इसमें कर्म हो रहा है, मतलब ये आपका कर्म कारक। गोपाल की पुस्तक है, वो तो है, ये मजदूर थक कर सो गया, तो यही एक कर्म हो रहा है इसमें, लड़का पत्थर फेंक रहा है। आगे बताइएगा, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। अब आप देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, आप लोगों को कमेंट करके जवाब देना है। सभी लोग जवाब दीजिएगा कमेंट करके। 28 है, 30 है, 40 है या 50 है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। आप सभी लोग इसका जवाब देंगे, सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए भाई, सभी लोग जवाब दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मतलब ए नंबर इज द राइट आंसर। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है, ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है। अब आपको बताना कौन सा सही है। नीरज बादल नीरद कमल, नीर जल नीड़ माकान, मूल जड़ मूल्य माप, निर्झर झरना निर्जर देवता। अब बताइए, जहां तक मेरा मानना है बाबू, मैं आपको अपना जवाब दे सकता हूं, लेकिन पहले आप लोग अपना अपना जवाब करिएगा। सभी लोग अपना अपना जवाब करें भाई, सब लोग अपना अपना जवाब करेंगे। इसमें कौन सा होगा, चलिए बताइएगा। चलिए, तो नीरज मतलब क्या होता है, नीर मतलब पानी, जा मतलब जन्मा हुआ, पानी में जन्मा हुआ, तो बादल तो हो नहीं सकता। नीरद मतलब होता है क्या, जो पानी को धारण करता है, समुद्र हो जाएगा, कमल नहीं होगा। नीर का मतलब जल है, लेकिन नीड़ का मतलब होता है घोषणा मकान। मूल मतलब नहीं होता है जड़, मूल्य मतलब माप, तो यहां हो जाएगा निर्झर। निर्झर मतलब झरना, निर्जर मतलब देवता। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही है इसमें। ओके, आगे देखिए, हथेली पर सरसों जमाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। हथेली पर सरसों जमाना, हथेली पर सरसों जमाने का क्या होगा, बताओ, सभी लोग कमेंट करो भाई। असंभव काम ना कर दिखाना, असंभव काम कर दिखाना, संभव काम ना कर दिखाना, संभव काम कर दिखाना। अब बताओ मुझे कि अगर संभव है तो सभी कोई उसको कर लेगा, लेकिन जो असंभव है अगर उसको करके दिखाया ना, तो इसी को कहा जाता है हथेली पर सरसों उगाना। ठीक है, तो याद रखना, असंभव काम कर दिखाना ही क्या कहलाता है, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आगे चलेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। अब आपको बताना इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है मेरे बाबू, सब लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए बताइए, स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो, है ना, क्या बोला, शाकाहारी बनो। दरवाजा खुला रह गया अतः, अब अतः और किंतु परंतु, ये क्या होता है मेरे दोस्त, ये हो जाता है संयुक्त की पहचान। चोर घर में घुस आए, छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया, ये तो ठीक है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, क्योंकि वहां पर आपको मिल गया संयुक्त मतलब जोड़ने वाला। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसको ध्यान से पढ़ें। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द बताइएगा मुझे। दुष्कर होगा, पुष्कर होगा, दुर्जय होगा, दुराग्रह होगा। तो देखिए, किसी कार्य को कर पाना कठिन है अगर, तो कहते हैं बड़ा दुष्कर कार्य है इसको कर पाना, तो इसका क्या हो जाएगा, दुष्कर। ये बोलचाल की भाषा में भी लोग प्रयोग करते हैं कि कोई काम बहुत कठिन है, उस काम को करना बड़ा ही दुष्कर काम है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बताया क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कहता है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। तो देखिए ये तो आपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी पढ़ा होगा कि 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश था। तो इसको आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सीधा सीधा से है कि आंध्र प्रदेश है। किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? अब आप इसको बताइएगा मुझे, किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ? संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ईश्वर सबका कल्याण करे, श्याम विद्यालय चला गया होगा। किस वाक्य में इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? अब आप लोग बताइएगा कि डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, श्याम विद्यालय चला गया होगा। सभी लोग इसको कमेंट करके अपना अपना जवाब पिन करेंगे। सब लोग बताएंगे भाई, सभी लोग बताएंगे। इसमें कामना इच्छा की गई है कि हाँ हमारी ये पूर्ति हो जाए। बताइएगा तो इसका क्या हो जाएगा जवाब? जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ईश्वर सबका क्या करे? कल्याण करे। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर अगला, आवेग तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं? आवेग तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। आवेग तथा उग्रता किस रस के स्थायी भाव होते हैं? तो क्या विभत्स रस के होंगे? नहीं होगा। रौद्र रस, वीर रस, भयानक, दो को हमने हटा दिया। चलो दो बचे आपके सामने, अब दो में से एक को बताओ कौन सा होगा। आवेग और उग्रता। सभी लोग कमेंट करके अपना अपना जवाब हमें बताएंगे। तुरंत बताइएगा सभी लोग, अपने अपने जवाब तुरंत बताइएगा मुझे, है ना। दो ऑप्शन बचे आपके सामने, रौद्र रस और वीर रस। तो देखिए आवेग और उग्रता, रौद्र का मतलब होता है क्रोध से, ठीक है, क्रोध से होता है ना। तो अब देखिए ये कौन सा हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। संचारी भाव क्या होगा? रौद्र रस का होगा। ठीक है, आवेग तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव हैं? तो ये रौद्र रस के हैं। ओके, चलिए इनमें सर्वप्रथम इनमें सर्वनाम, हाँ, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्षमता, ममता, बड़प्पन, लड़कपन। अब बताओ भाववाचक संज्ञा। देखिए माँ, सबकी माँ प्यारी होती है, सबकी माँ प्यारी होती है, ठीक है, माँ का क्या कहना है ना। तो माँ जो है ना, माँ से बना है ममता। माँ से क्या बन गया? ममता। तो याद रखिएगा जो माँ है ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये सर्वनाम है। माँ क्या होता है? ये सर्वनाम होता है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता, संज्ञा नहीं है ये। इससे अगर माँ में ममता है ना, उसमें ममता कर दिया गया तो ये क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ममता एक भाव होता है, ममता एक प्रेम होता है, स्नेह होता है, वात्सल्य होता है। इसको आप दिखा नहीं सकते कि महसूस करेंगे, है ना। तो माँ से बना है ममता। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। कहता है क्वेश्चन नंबर अगला कि दुबला शब्द में दू क्या है? दुबला शब्द में दू क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया, जो पहले लगता है उपसर्ग होता है, जो बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है। तो जो पहले है ना, दू क्या है? पहले है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उपसर्ग हो जाएगा। ओके, चलिएगा आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? ध्यान से इसे देखिए और जवाब दीजिएगा सभी लोग, सभी मेरे मित्र इसका जवाब करेंगे। चलिए करिएगा। क्या बोला? बोलता है प्रतीक अलंकार वहां होता है जहां उपमेय को उपमान के सदृश कहा जाता है, उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया जाता है, उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है, उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता। तो मेरे दोस्त, जब प्रतीक अलंकार की बात होती है तो उपमेय को उपमान, उपमान को उपमेय, मतलब उलट दिया जाता है, ये प्रतीक होता है। जब उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रतीक अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे इसको। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। अब आपको बताना है
पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या होता है? बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो बताइए, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है तो निशीथ पानी पीकर दौड़ने चला गया। अब पानी जो पीना, निशीथ मतलब जो व्यक्ति है वो रात में पानी पिया और दौड़ने चला गया, तो पूर्वकालिक क्रिया हो चुकी ना। दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, वर्तमान में पढ़ा रहा है। चोर भाग गया, जी जाने दो, मैं क्या करूं। राम बैठा है तो बैठा रहने दो भाई, थका होगा। तो इसमें हो जाएगा निशीथ पानी पीकर दौड़ने चला गया। ये पूर्वकालिक क्रिया है, मतलब पहले पानी पिया फिर दौड़ने गया, मतलब पानी पहले पिया फिर दौड़ने गया, पानी पी के गया है, वो खाली ऐसे नहीं गया। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे इसको। क्या कहता है? कहता है रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या होगा रिक्त स्थान में? पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से, खाली स्थान, सहज प्रवृत्ति से क्या होगा? प्रचारित, परिमाणित, परिचालित या प्रसारित है। आप बताइए, रिक्त स्थान की पूर्ति करिएगा। सभी लोग इसका जवाब देंगे, सभी मेरे मित्र इसका जवाब देंगे, सब लोग जवाब दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? परिचालित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिचालित। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, परिचालित हो जाएगा। मतलब पशु का जीवन जो है, पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से परिचालित होता है। ओके, चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मेरे दोस्त। चलिए, अच्छा आज इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, आज इतने ही क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा सेशन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो लाया हूं, आप लोग क्वेश्चन के कैटेगरी को बताइएगा। आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आपका चाहे यूपी SSSC का पेट हो, अदरवाइज आपका यूपीएसआई, यूपीपी या आरओ के लिए अगर जो इसमें क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिएगा और निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे, ये मेरा विश्वास है। ओके, चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।